This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Akash Institute, Kota as well as Delhi। तो बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं बेस्ट टेस्ट सीरीज एज वेल एज एनसीईआरटी रीडिंग फॉर नीट 2024। और ये हफ्ता हमारा रेस्पिरेशन मींस दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दिस इस हफ्ते जो हम बात करने वाले हैं वो हम रेस्पिरेशन के बारे में और एक्सक्रीशन के बारे में, इन दो सिस्टम के बारे में खास तौर से इस हफ्ते हम लोग बात करने वाले हैं। breathing as well as exchange of gases and excretory based and their elimination। अभी हम लोग बात कर रहे हैं वन डे वन टॉपिक एंड वन वीक वन यूनिट, और उसके बाद हम टेस्ट भी बहुत सारा ले रहे हैं। तो अभी इस सीरीज में हम लोग पिछले 3 हफ्ते में 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बात किया किसके बारे में? एनिमल किंगडम के बारे में। फिर हमने बात किया सर्कुलेटरी सिस्टम मींस बॉडी फ्लूइड एंड ट्रांसपोर्टेशन, उसके बारे में हमने बात किया। फिर उसके बाद हमने बात किया है किसके बारे में? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये हफ्ता इस हफ्ते हम लोग बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एज वेल एज जो हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है। सो दिस इज आर के शुक्ला, R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Akash, and nowadays NEET Binayak YouTube channel। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले किसके बारे में? आज का टर्न ब्रीदिंग के लिए, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। 11th एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। कहाँ का चैप्टर है ये? 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है, और इसे एक क्लास में पहले हम खत्म करेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले 11th एनसीईआरटी ने इसका इंट्रोडक्शन में दिया है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनका बर्निंग होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है। दिस एंटायर मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ये पहले पेज में है। फिर ये भी उसके इंट्रोडक्शन में है कि सेल ऑक्सीजन का इनटेक करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, एंड दिस एंटायर मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। फिर उसके बाद हमने बात किया है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल। इट इज डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन दो चीजों पर ये डिपेंड करता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात किया एनिमल किंगडम में रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ब्रीदिंग ऑर्गन, और ये बिल्कुल एनसीईआरटी का डिस्कशन है, केवल एक चार्ट भर हम लोगों ने यहां बना दिया ताकि याद करना आपके लिए आसान। एनसीईआरटी में सबसे पहला ऑर्गन है जनरल बॉडी सरफेस, और ये फाइलम पॉरीफेरा से लेकर फाइलम एनेलिडा तक जनरल बॉडी सरफेस है। और एनसीईआरटी ने इसको याद रखना, एनसीईआरटी ने इसको एनेलिडा में क्यूटिकल नाम दिया है, जो वास्तव में जनरल बॉडी सरफेस है। अगर आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट क्लास की बात करें तो ट्रेकियल सिस्टम, और मॉइस्ट आर्थ्रोपोड, मोलस्का और पाइसेस का बात करें तो गिल्स, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। हालांकि जो पाइसेस के गिल हैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के गिल के साथ में। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो याद रखना रेस्ट में ये लंग्स, जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड बैक। ये एम्फीबिया में है, रेप्टिलिया में है, एबिस में है और मैमेलिया में है। और एबिस में लंग्स के साथ एयर सैक भी है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। फिर हम बात करते हैं बक्कल लाइनिंग एंड स्किन। ये दो एडिशनल ऑर्गन है विच आर फाउंड ओनली इन एम्फीबिया। यू हैव टू कीप इन एयर ब्रीथ। फिर उसके बाद हमने बात किया, आगे बढ़ाया कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। ये भी बेटा, ये जो डायग्राम आपके सामने है अच्छी तरह से याद रखना, ये सारे डायग्राम एनसीईआरटी के ही डायग्राम है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। तो देखो एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो लंग्स में
एंटर करता है एंड दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बच्चों अच्छे से इस बात को समझना, एटमॉस्फेयर का एयर कहाँ एंटर करता है, लंग्स में, एंड दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर लंग्स का ऑक्सीजन सेल और टिश्यू में जाता है और टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रीदिंग। अब यहां पर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाया, ये समझने वाला डायग्राम है। उसके बाद हम बनाएंगे कौन सा डायग्राम, इसका वो डायग्राम बनाएंगे जो एनसीईआरटी में है। देखो बेटा, ये बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी के ऊपर क्या है, नेजल चैम्बर, और बक्कल कैविटी के नीचे क्या है, लैरिंक्स। ठीक है, देखो ये बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के ऊपर क्या है, नेजल चैम्बर, और इसके नीचे क्या है, लैरिंग्स। और इन तीनों के सामने क्या है, इन तीनों के सामने है फेरिंग्स, एंड फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। ठीक है, फिर लैरिंग्स का ओपनिंग कहाँ होगा, ट्रेकिया में। ट्रेकिया का किस में होगा, ब्रोंकस में, और ब्रोंकस का ओपनिंग किस में हो जाएगा, लंग्स में। अब बच्चों जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो एयर सबसे पहले कहाँ जाएगा, नेजल चैम्बर में, उसके बाद कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा, ये लैरिंग्स में जाएगा। और फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच का कनेक्शन क्या कहलाता है, ये कहलाता है ग्लॉटिस, और इसका ढक्कन क्या कहलाता है, एपिग्लॉटिस। ठीक है, फूड के इनटेक के समय एपिग्लॉटिस क्या करता है, ग्लॉटिस को कवर कर देता है। फिर एयर कहाँ जाएगा, लैरिंग्स में। हालांकि एनसीईआरटी ने लैरिंग्स को ट्रैकिया का अपर पार्ट ही माना है। फिर ट्रैकिया से ये कहाँ जाएगा, ब्रोंकस, और फाइनली ब्रोंकस से ये कहाँ जाएगा, लंग्स में। अब जरा इसका एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखो, इन्होंने लैरिंग से चालू किया है, ये क्या हुआ, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस का ढक्कन क्या कहलाता है, एपिग्लॉटिस। उसके बाद क्या है, ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया के बाद क्या है, ब्रोंकस, और ब्रोंकस के बाद क्या है, ब्रोंक्यूल्स। और ये याद रखना, और इसके टर्मिनल, ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल एंड पर क्या है, एल्वेओलाई। और अगर एनसीईआरटी का डेफिनेशन का बात करते हैं तो ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेओलाई, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेओलाई, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर लंग बनाते हैं। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। फिर एक और डायग्राम है जो और ज्यादा समझाएगा। देखो ये बक्कल कैविटी, ये नेजल चैम्बर, ये फेरिंग्स। फेरिंग्स का अपर पार्ट क्या कहलाता है, नसोफेरिंग्स। मिडल पार्ट क्या कहलाता है, ऑरोफेरिंग्स। और लोअर पार्ट क्या कहलाता है, लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, फिर ये देखो, ये लैरिंग्स, और लैरिंग्स का फेरिंग्स में ओपनिंग क्या कहलाता है, ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस का ढक्कन क्या कहलाता है, एपिग्लॉटिस। जबकि फेरिंग्स का इसोफेगस में ओपनिंग क्या कहलाता है, गलेट। गलेट इज अ पैसेज फॉर फूड मटेरियल, व्हाइल ग्लॉटिस इज अ पैसेज फॉर एयर। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। फिर देखो यहां से यहां पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर बेसिकली ट्रेकिया का टीएस है, बट सेम स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ट्रेकिया, ब्रोंकस एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, उनमें भी सेम स्ट्रक्चर पाया जाता है। देखो ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, ये इंटरनल मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में देखो ये कार्टिलेजिनस ट्रैकियल रिंग है। बेटा याद रखना, ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, ये कार्टिलेजिनस ट्रैकियल रिंग है। और देखो ये डॉर्सल साइड में इनकम्प्लीट है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अगर ये यहां से यहां तक पहुंच जाती तो ये कंप्लीट हो जाता, लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो डॉर्सल साइड में ये कैसा है, इनकम्प्लीट। तो अच्छी तरह से याद रखना। अब ये इनकम्प्लीट होने की वजह से इसका शेप कैसा हो गया, सी शेप हो गया। तो याद रखना ये ट्रेकियल कार्टिलेज है, ट्रेकियल कार्टिलेज से बना हुआ कार्टिलेजिनस रिंग है, जो ट्रेकिया में भी है, ब्रोंकस में भी है, और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी है। कैरेक्टर क्या है इसका, सी शेप, इनकम्प्लीट डॉर्सली, एंड किससे बना है, हाइलिन कार्टिलेज से ये बना हुआ है। बेटा ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसका जिक्र बार बार एनसीईआरटी में है। फिर थोड़ा सा हम बात करें, ट्रेकिया जब लोअर एंड पर जाएगा तो क्या बनाएगा, प्राइमरी ब्रोंकस। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकस के
डिवीजन से क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्रोंकस, और सेकेंडरी ब्रोंकस के डिवीजन से क्या बनेगा, टर्सरी ब्रोंकस, और टर्सरी ब्रोंकस के डिवीजन से क्या बनेगा, इनिशियल ब्रोंकियोल। से इस बात को अच्छी तरह से यहां पर दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, अब जरा इस डायग्राम को देखें। एनसीईआरटी क्या लिखता है, द branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprises द लंग्स। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं। और लंग्स का कवरिंग क्या कहलाता है, प्लूरा कहलाता है, जिसका आउटर लेयर क्या है, पैराइटल प्लूरा, बीच का कैविटी क्या है, प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी का फ्लूइड क्या कहलाता है, प्लूरल फ्लूइड, और इनर लेयर क्या कहलाता है, विसरल प्लूरा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। अब बेटा ये एक खास चार्ट है जिसको अच्छी तरह से याद रखना है, इसका बार बार प्रैक्टिस करना है। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम का दो जोन है, एक कंडक्टिंग जोन है और दूसरा एक्सचेंज जोन। ये दो जोन इसका है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अब देखो, कंडक्टिंग जोन में क्या क्या आता है, सबसे पहले नेजल चैम्बर, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आता है, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद क्या आता है, याद रखना, लैरिंग्स के बाद क्या आ जाएगा, ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद क्या आ जाएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद इनिशियल ब्रोंकियोल, और इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद क्या आ जाएगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि नेजल चैम्बर से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक क्या है, कंडक्टिंग जोन, जहां पर एयर का कंडक्शन होता है और आम तौर पर एयर का एक्सचेंज नहीं होता। दूसरा कौन सा है, एक्सचेंज जोन। ये किससे बना है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वेओलर डक्ट एंड एल्वेओलाई। और एक्सचेंज जोन का जो मेन साइट है वो क्या है, वो एल्वेओलाई है। बच्चों, इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना है। इसका जो मेन जोन है वो क्या है, एल्वेओलाई। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लें किसके बारे में, थोड़ा सा हम लोग थोरैसिक कैविटी के बारे में बात कर लें। बेटा, ये थोरैसिक कैविटी है जहां लंग्स होता है। इसका डोर्सल साइड किससे बनता है, वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रल साइड इसका किससे बनता है, स्टर्नम से। और लेटरल साइड इसका किससे बनता है, रिब्स से बनता है। और रिब्स के बीच की मसल्स क्या कहलाती है, इंटरकोस्टल मसल्स। उसमें जो आउटर साइड पर है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन, और जो इनर साइड पर है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि एक्सपीरेशन के लिए काम करता है। अब एक बात यहाँ पे और समझ लो, ये भी एनसीईआरटी में है। देखो, यहाँ पर तीन ऑर्गन हमने बनाया, ये हमने बनाया लंग्स, बीच में हार्ट बनाया, और ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया टिश्यू। अब देखो, जरा ध्यान से मेरी बात देखना, लंग्स का यूनिट क्या है, एल्वेओलाई। एल्वेओलर एयर में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है, जबकि एल्वेओलाई की बॉल पर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। तो इस ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, एल्वेओलाई में, और एल्वेओलाई का ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ब्लड में। याद रखना, इंटरनल रेस्पिरेशन को यहां हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लंग्स के ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, एल्वेओलाई में, और एल्वेओलाई का ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, लंग्स के ब्लड में। गॉट इट माय पॉइंट। उसके बाद ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ कहाँ जाएगा, हार्ट में, और फिर बॉडी में घूमते हुए कहाँ जाएगा, टिश्यू। टिश्यू के चारों तरफ क्या है, लिम्फ है, और ये ऑक्सीजन लिम्फ से होता हुआ कहाँ जाएगा, टिश्यू में। टिश्यू में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है जो लिम्फ से होता हुआ कहाँ जाएगा, ब्लड। फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, और हार्ट के बाद ये कहाँ जाएगा, हार्ट के बाद ये लंग्स में एंटर कर जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में यहां पर सेट करके रखना है। अब बच्चों, एक बात यहां पे ध्यान से देखना है, एक बात आपको अच्छी तरह से यहां पर देखना है। देखो, इस पूरे सिस्टम में दो जगह एक्सचेंज हो रहा है। दो जगह कहाँ कहाँ एक्सचेंज हो रहा है, जरा इसको ध्यान से देखना। पहला एक्सचेंज एल्वेओलाई में हो रहा है, जहां एल्वेओलाई का ऑक्सीजन ब्लड को मिल रहा है, और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड कहां जा रहा है, ये एल्वेओलाई को जा रहा है। ठीक है। दूसरा एक्सचेंज कहां हो रहा है, ये टिश्यू के लेवल पर हो रहा है, जहां
ब्लड का ऑक्सीजन टिश्यू को मिल रहा है और टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड किसको मिल रहा है, ब्लड को मिल रहा है। ये दूसरे लेवल का एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ये सेकंड लेवल का एक्सचेंज। गॉट इट माई पॉइंट, ये सेकंड लेवल का यहां पर एक्सचेंज। तो दो लेवल का एक्सचेंज है और दो लेवल का ट्रांसपोर्ट है, दो लेवल का ये ट्रांसपोर्ट है। याद रखना, लंग्स का जो ऑक्सीजन है, लंग्स का जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से होते हुए कहां जाएगा, टिश्यू में जाएगा। ये पहले लेवल का ट्रांसपोर्टेशन है। और टिश्यू का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से होता हुआ लंग्स में जाएगा। तो दो लेवल का एक्सचेंज है। पहला एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वेलाई के लेवल पे। दूसरा एक्सचेंज कहाँ होता है, टिश्यू के लेवल पर। और दो लेवल का ट्रांसपोर्ट है। पहला ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का लंग्स से लेकर कहाँ तक, टिश्यू तक। और दूसरा एक्सचेंज किसका होता है, दूसरा एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये टिश्यू से लेकर लंग्स तक होता है। तो याद रखना, इंटरनल रेस्पिरेशन में दो बार एक्सचेंज है और दो बार ट्रांसपोर्ट है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना है। यही सारे स्टेप यहां पर लिखे हुए हैं। अब हम बात कर लें किसके बारे में, ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग में सबसे पहले हम मसल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मसल्स में याद रखना, इंस्पिरेटरी मसल्स कौन सी है, डायफ्राम है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। ठीक है, और एक्सपीरेटरी मसल्स मेनली कौन सा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और उसके अलावा दो मसल्स और हैं जो एक्सपीरेशन में सपोर्ट करती हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स एज वेल एज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स एज वेल एज एब्डोमिनस मसल्स। ये दो मसल्स इसमें सपोर्ट करती हैं, किसमें सपोर्ट करती हैं, ब्रीदिंग। अब जरा एक बात यहां पे और देख लो, बॉडी में दो तरह का एक्सिस है, एक एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है, और एक है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस हेड से लेकर लेग तक है और डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस जो है बैक से, हमारी बॉडी के बैक से लेकर बेली तक है। याद रखना, डायफ्राम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस को इंक्रीज करता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस को इंक्रीज करता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करता है, ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस को डिक्रीज करता है। इस बात को याद रखना, ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस को डिक्रीज करता है। तो यहां पर ये तमाम सारी बातें हमें अच्छी तरह से यहां दिमाग में सेट करके चलना है, ये बातें हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं ब्रीदिंग एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वन लेक्चर, वन क्लास, वन वीक, वन यूनिट, ये हमारा आज का प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल पर हम बात कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग में काफी सारे टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात को आगे, अब इसमें एक स्लाइड आपके सामने है, इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे, इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे, ये बॉडी एक्सिस का स्लाइड है। देखो, एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड के बीच में जो एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। और डॉर्सल और वेंट्रल एंड के बीच में जो एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर डायफ्राम काम करता है, जबकि डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर इंटरकोस्टल मसल्स काम करती है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना है। फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे, एक डायग्राम है, डायफ्राम कहां करता है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर, और क्या काम करता है, ये इसको इंक्रीज करता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ काम करता है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर, और ये इसे इंक्रीज करता है। इसी तरह से इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी कहाँ काम करता है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर, बट ये इसे डिक्रीज करता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना।
अब हमें यहाँ ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझना है। देखो ये लेफ्ट साइड का जो डायग्राम है दिस इज फॉर इंस्पिरेशन, और जो राइट साइड का डायग्राम है दिस इज फॉर एक्सपीरेशन। और चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा कितना रहता है, 76 मिलीमीटर पर एच जी कॉलम। ठीक है, अब जरा पहले वाले डायग्राम में आ जाओ। देखो इसमें जो ये डायफ्राम है, ये यहाँ पर डायफ्राम दिखा रहा है, इसमें डायफ्राम कैसा है, स्ट्रेट है। जबकि सेकंड डायग्राम में डायफ्राम कैसा है, डोम शेप और आर्च्ड है। इस दोनों के अंतर को आपको अच्छी तरह से समझना है। फर्स्ट डायग्राम में डायफ्राम कैसा है, स्ट्रेट है, फ्लैट है। दूसरे में कैसा है, और ये स्ट्रेट और फ्लैट कब होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये रिलैक्स होता है तो डायफ्राम कैसा हो जाता है, डोम शेप हो जाता है। और जैसा चेंज डायफ्राम के अंदर होगा वही चेंज कहाँ होगा, लंग्स के अंदर होगा। तो बच्चों यहां जरा ध्यान से देखना, यहां जरा ध्यान से देखना, ये डायफ्राम जब स्ट्रेट होगा तो लंग्स का वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा। जरा दोनों में कंपैरिजन करके देखो, जब डायफ्राम स्ट्रेट है तो लंग्स का वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा, लेकिन अगर डायफ्राम डोम शेप होगा तो लंग्स का वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अगर डायफ्राम स्ट्रेट है तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर डायफ्राम डोम शेप है तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा। बच्चों अच्छी तरह से इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है, दिमाग में बिठा कर रखना है। गॉट इट माय पॉइंट। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। का 757 mmHg या उससे भी कम हो जाएगा। लेकिन एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमेशा 760 रहेगा। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो कहाँ एंटर करेगा, ये लंग्स में एंटर करेगा। एंड दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन। जब ये डायफ्राम डोम शेप हो जाएगा या आर्च्ड हो जाएगा या रिलैक्स हो जाएगा तो लंग्स का वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़कर कितना हो जाएगा, 760, और एटमॉस्फेयर का कितना रहेगा, 760, और यहां हो जाएगा 7, लंग्स में कितना हो जाएगा, 763, जिसके चलते लंग्स का एयर बाहर निकल जाएगा। एंड दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज एक्सपीरेशन। गॉट इट माय पॉइंट। तो याद रखना, इंस्पिरेशन के दौरान डायफ्राम कैसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैट हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज प्रेशर को क्या कहते हैं, नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। और इस समय क्या होगा, इंस्पिरेशन। एक्सपीरेशन के समय डायफ्राम कैसा हो जाएगा, रिलैक्स या डोम शेप। ठीक है, और उससे क्या होगा, उससे इसका जो वॉल्यूम होगा डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, पॉजिटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। और इसमें एयर का एग्जिट होगा, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपीरेशन। अब यहां पर थोड़ा सा हम बात कर लें लंग्स के वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में। इसमें दो तीन बातें हैं जो आपको समझाना है। बच्चों एक दो बातें जरा यहां पे समझ लो। देखो मैं बिल्कुल आराम से बैठा हूं, अभी आपसे बात कर रहा हूं। आप बिल्कुल आराम से बैठे हो और मेरी बात को सुन रहे हो। इस समय जब हम इंस्पायर कर रहे हैं तो 500 ml एयर हम अंदर ले रहे हैं, और जब एक्सपायर कर रहे हैं तो 500 ml हम बाहर छोड़ रहे हैं। एंड दिस 500 ml इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। क्या कहलाता है, ये टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। अब बेटा मैंने टाइडल वॉल्यूम को अंदर लिया, और उसके बाद मैंने पूरी ताकत से इंस्पिरेशन किया। पहले मैंने टाइडल वॉल्यूम को अंदर लिया, उसके बाद पूरी ताकत से मैंने इंस्पिरेशन किया। जरा इस बात को समझो, पहले मैंने टाइडल वॉल्यूम को अंदर लिया, फिर मैंने फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया। जब मैंने टाइडल वॉल्यूम को अंदर लिया तो मैंने कितना अंदर लिया, 500 ml। और जब मैंने फोर्सफुली इंस्पायर किया तो कितना लिया, 2500 टू 3000 ml एयर। तो जो पहला 500 ml है वो क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। और दूसरा 2500 टू 3000 ml
intake during forceful inspiration. This is called as inspiratory reserve volume और IRB. अगर इन दोनों को हम मिला दें तो क्या हो जाएगा? 500 टाइडल वॉल्यूम, 2500 टू 3000 क्या हुआ? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 टू 3500. Got it my point? And this is called as inspiratory capacity. अब इन्हीं चीजों को मैं उल्टा कर देता हूं. मैंने पहले नॉर्मल एक्सपीरेशन में 500 ml को बाहर छोड़ा और उसके बाद मैंने फोर्सफुल एक्सपीरेशन किया जस्ट लाइक दिस. ठीक है. तो जब मैं जो नॉर्मल एक्सपीरेशन के दौरान मैंने 500 ml एयर बाहर छोड़ा, दिस इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम. और फिर जब मैंने पूरी ताकत से बाहर छोड़ा तो कितना बाहर निकला? 1100. दिस इज कॉल्ड एज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्या कहलाता है? एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERB. अगर दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? अगर दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 1600 ml. And this 1600 ml is called as expiratory capacity or EC. You have to keep in your brain. ये क्या कहलाता है? expiratory capacity और EC कहलाता है. इस बात को दिमाग में अच्छी तरह से सेट करके रखना. Got it my point? तो अब अच्छा, और इस सब के बाद पूरा एयर बाहर निकालने के बाद लंग्स में जो एयर रह जाएगा वो कितना रह जाएगा? वो रह जाएगा लगभग 1200 ml एयर. दिस इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम. क्या कहलाता है? ये रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है. इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना. क्या कहलाता है? रेसिडुअल वॉल्यूम. गॉट इट माय पॉइंट? तो चलिए अब इन चीजों को हम एक चार्ट में देख लेते हैं, जिन बातों को हमने समझा. देखो, टाइडल वॉल्यूम 500 ml जो आराम में हम लेते हैं, फिर फोर्सफुली इंस्पिरेशन में लिया 2500 टू 3000. दिस इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा? 3000 टू 3500. दिस इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. फिर टाइडल वॉल्यूम हमने अंदर लिया, फिर फोर्सफुल एक्सपीरेशन किया, कितना बाहर निकला? 1100. दिस इज कॉल्ड एज ERB. फिर टाइडल वॉल्यूम और ERB को मिला दिया तो कितना हुआ? 1600. दिस इज कॉल्ड एज EC. और ERB के बाद जो लंग्स में रह गया 1200. दिस इज रेसिडुअल वॉल्यूम. ERB और रेसिडुअल वॉल्यूम को मिलाया तो क्या बना? FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. अगर IRB, टाइडल वॉल्यूम और ERB तीनों का सम टोटल कर दिया तो कितना होता है? 4600. दिस इज वाइटल कैपेसिटी. और अगर इन चारों का सम टोटल कर दिया, मतलब वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम भी जोड़ दिया, तो कितना हुआ टोटल लंग कैपेसिटी? दिस इज 5800 ml. बेटा, ये लंग्स का कैपेसिटी और वॉल्यूम है. अगर इसमें से किसी का भी डिटेल देखने की इच्छा है तो मेरे बहुत सारे डिटेल वॉल्यूम हैं जो अभी आपको मिल जाएंगे. जब ये वीडियो खत्म होगा तो इसके लास्ट में वो सभी आपको मिल जाएंगे. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑन ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग का रेगुलेशन ब्रेन के दो ऑर्गन करते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स पैरोलाई. सबसे पहले एक बात समझ लो, पोन्स पैरोलाई में एक सेंटर है जिसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक सेंटर है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, जो ब्रीदिंग का मेन सेंटर है. और अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर काम करेगा तो ये रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को स्टॉप कर देगा. और जब ये काम नहीं करेगा तो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर काम करेगा. इस बात को दिमाग में सेट करके रखना. अब यहां पर आ जाओ. अब हमने बात किया मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन. देखो, ये रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर है, उसके पास में है कीमोसेंसिटिव एरिया. ठीक है. फिर दो सेंटर ये ब्रेन के बाहर, एक कैरोटिड बॉडी और एक एओर्टिक बॉडी. तो याद रखना, एओर्टिक बॉडी, कैरोटिड बॉडी और कीमोसेंसिटिव एरिया, ये तीनों रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर के इंस्पिरेटरी जोन को इंफॉर्मेशन देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए. ठीक है. और ये जो सेंटर है ये इन दोनों के लिए सेंसिटिव है. अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ रही होगी
जरा एक बार देखो सारा मैकेनिज्म को एक बार ध्यान से देखो। देखो यहाँ इन तीनों से, ये एओर्टिक बॉडी, ये कैरोटिड बॉडी और ये कैरो कीमोसेंसिटिव एरिया, तीनों से कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचा? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर के इंस्पिरेटरी सेंटर पर। ठीक है, और ये किससे कनेक्ट है? ये डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से। तो ये मैसेज कहाँ भेजेगा? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, जिससे क्या होगा? इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन चलते चलते ऑक्सीजन की क्वांटिटी ब्लड में बढ़ जाएगी। ठीक है, और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर किसके लिए सेंसिटिव है? ये ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन बढ़ेगा, ये स्टिमुलेट होगा और ये रेस्पिरेटरी रिथमिक सेंटर के इंस्पिरेटरी एरिया को क्या कर देगा? डीएक्टिवेट कर देगा और इसके एक्सपीरेटरी एरिया को एक्टिवेट कर देगा। एक्सपीरेटरी सेंटर इसका किसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जिससे क्या हो जाएगा? जिससे इंस्पिरेशन हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है बेटा। ये पुराना डायग्राम है जिसको हम देख कर आए हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में हमने बात कर लिया, ये कंट्रोल ऑन ब्रीदिंग के बारे में हमने बात किया है। ये एनसीईआरटी में लास्ट में है, कंट्रोल ऑन रेस्पिरेशन के नाम से, बट इसको हमने ब्रीदिंग के साथ लिया है क्योंकि वास्तव में ये ब्रीदिंग का ही कंट्रोल, इस डायग्राम के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसका? फैक्टर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एनसीईआरटी में लिखा हुआ कौन कौन सा फैक्टर है, तो याद रखना तरुण पीसीएस। पहला क्या है? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, दूसरा पार्शियल प्रेशर, तीसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और चौथा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ये 4 फैक्टर हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए काम करते हैं। अब जरा यहाँ पार्शियल प्रेशर को समझ लें। तो बेटा देखो, अगर प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बात करोगे तो इसमें पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन कितना होगा? 95 mmHg। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 40 mmHg। अगर इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बात करोगे तो इसमें पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन कितना होगा? 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 46 mmHg। अगर आप पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की बात करते हो तो प्योर और इम्प्योर में ऑक्सीजन का डिफरेंस कितना होगा? 55 mmHg। ठीक है, ये इसका हो जाएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और 55 mmHg की वजह से ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड के साइड में जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंस कितना होगा? 5-6 mmHg। इसकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है। तो इतने अंतर पर ये डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड के साइड में जाएगी। इस बात को याद रखना, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का बेसिक प्रिंसिपल है। अब जरा हम बात कर लें एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। देखो यहां हमने बनाया लंग्स, यहां ब्लड, और यहां हमने बना लिया टिश्यू। अब ध्यान से देखना, लंग्स में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, मोर देन 95, बहुत ज्यादा होती है। और ब्लड में, इसमें ऊपर जो हमने बनाया दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और नीचे जो हमने बनाया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40। जब ये लंग्स में जाएगा तो बहुत सारा ऑक्सीजन इस ब्लड में एंटर कर जाएगा, जिसके चलते ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? 95। कितना हो जाएगा? 95। अब जब ये टिश्यू में जाएगा तो टिश्यू में इनिशियली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू के साइड में। और इस एक्सचेंज के बाद टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? 95। और ब्लड में कितना रह जाएगा? 40। मींस नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी टर्न इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ में आया? चलिए
ऐसे ही हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाओ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऊपर नीचे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, 45 mmHg। जब ये लंग्स में जाएगा तो लंग्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में एंटर कर जाएगी, जिसके चलते ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना रह जाएगा, 40। एंड नाउ दिस ब्लड विल बी टर्न इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब टिश्यू में जाएगा तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, 45। तो ये 45, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज्यादा है, तो ये 45 वाला कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो कहाँ होगा, टिश्यू से ब्लड के साइड पे। और इस एक्सचेंज के बाद टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना रह जाएगा, 40, और ब्लड में कितना हो जाएगा, 45। इस बात को याद रखना अच्छी तरह से। अब अगर इसे मैं एनसीईआरटी के डायग्राम के माध्यम से दिखाऊं तो बेटा देखो, ये हार्ट का राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको हमने कौन से कलर से दिखाया है, डार्क रेड कलर से। और जहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमने दिखाया ब्लू कलर से। ठीक है ना। तो देखो अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक आर्टरी से होता हुआ ब्लड कहाँ जाएगा, टिश्यू में, जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, ये जाएगा ब्लड में जाएगा, जिसके चलते सिस्टेमिक वेन में PO2 कितना हो जाएगा, 40, और PCO2 कितना हो जाएगा, 45। जबकि सिस्टेमिक आर्टरी में PO2 कितना था, 95, और PCO2 कितना था, 40। गॉट इट माई पॉइंट। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में पहुंचेगा, ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स में। लंग्स में PO2 104 है, PCO2 बहुत ही कम है, 40 से भी कम है। तो लंग्स में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाएगा, लंग्स का ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ये जाएगा ब्लड में। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से कहाँ एंटर कर जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल। ये हमें कुल मिला के इतनी बातें इसके बारे में पढ़ना था। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम पढ़ लें, जो एक्सचेंज मेम्ब्रेन है उसको हम पढ़ लें। तो ये एल्वेओला, ये बेटा ये एल्वेओलर कैविटी। एल्वेओलर कैविटी किससे बना है, सिंगल लेयर स्क्वामस एपिथेलियम से बना है। ये जो बना हुआ सिंगल लेयर स्क्वामस एपिथेलियम। उसके बाद ये डबल बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक एल्वेओलर एपिथेलियम का है और एक एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी का है। ठीक है। उसके बाद अंदर क्या है, ये जो डार्क रेड कलर से बना हुआ है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये ब्लड कैपिलरी का ल्यूमेन हो जाएगा, और ये दूसरे साइड के एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी। तो अब देखो, एल्वेओलर कैविटी का जो ऑक्सीजन है, एल्वेओलर कैविटी का जो ऑक्सीजन है, ये एल्वेओलर कैविटी से निकल के कहाँ जाना है, ये जाना है ब्लड में। और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाना है, एल्वेओलर कैविटी में। इसमें टोटल लेयर कितना है देख लो, ये स्क्वामस एपिथेलियम हो जाएगा, दो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगा, और एक हो जाएगा एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी। लेकिन उसके बाद भी इसका थिकनेस कितना है, 1 मिलीमीटर से कम है, इस बात को याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में, और इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो, लंग्स में ऑक्सीजन जब ब्लड में एंटर करेगी तो 100% ऑक्सीजन पहले कहाँ एंटर करेगी, ब्लड प्लाज्मा में, और इसका 3% यहीं पर रुक जाएगा। 97% कहाँ जाएगा, ये आरबीसी के अंदर जाएगा। किससे जुड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन से, जिससे क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के जोड़ने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना क्या कहलाता है, बच्चों याद रखना, ये कहलाता है सैचुरेशन और एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब अगर यहां पर एक ग्राफ हम बनाएं, किसके बारे में, पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन एज वेल एज परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये कैसा होगा, ये एस शेप या सिग्मोइड होगा। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, रामदेव टेम्पो, मान लो कि बाबा रामदेव ने टेम्पो खरीदा, तो R फॉर राइट शिफ्ट, D फॉर डिसोसिएशन, और T फॉर टिश्यू।
इस कर्व का राइट शिफ्ट का मतलब क्या है? डिसोसिएशन। और ये कहां पर होता है? ये टिश्यू में होता है। और अगर इसका लेफ्ट शिफ्ट होगा तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा एसोसिएशन। अब एक दो बातों को और सुन लो। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाता है? एसोसिएशन और सैचुरेशन। और इसमें क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसमें कर्व कहाँ शिफ्ट होता है? लेफ्ट शिफ्ट होता है। ये एसोसिएशन और सैचुरेशन कहलाता है। इसी तरह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बनना, ये क्या कहलाता है? डिसोसिएशन और डेचुरे और डिसैचुरेशन। इसमें राइट शिफ्ट होता है। और ये कहां पर होता है बच्चों? ये होता है टिश्यू में। ठीक है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा? एसोसिएशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो क्या होगा? डिसोसिएशन। इस बात को अच्छी तरह से यहां पर याद रखना है। अब जरा बात कर लें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन का टाइम आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 7% कहाँ रुक जाएगा? ब्लड प्लाज्मा। और 93% कहां एंटर करेगा? आरबीसी में। इस 93% में से 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड किससे जुड़ जाएगा? ये हीमोग्लोबिन से जुड़कर HbCO2 कार्ब अमीनो कंपाउंड बना लेगा। इसका मीन वैल्यू हम ले लेते हैं 23%। तो बाकी कितना रह जाएगा? 70%। ये 70% क्या बनाएगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनेट बनाएगा। और ये कार्बोनेट का 1% यहीं रह जाएगा। 69% कहां पहुंच जाएगा? ब्लड प्लाज्मा में पहुंच जाएगा। मतलब फाइनली 7% कार्बन डाइऑक्साइड और 69% ही 76% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ब्लड प्लाज्मा से। और 23% और 1% ये कार्बोनिक एसिड, 24% का किससे होगा? आरबीसी से। तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन मेनली प्लाज्मा से होता है, जबकि ऑक्सीजन का किससे होता है? ये होता है आरबीसी से। अब थोड़ा सा ये इसका जो आखिरी स्टेप है उसको और डिस्कस कर लें। देखो, ये रेड कलर से आरबीसी बना है और ब्लू कलर से ब्लड प्लाज्मा। तो देखो, जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड, ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में किससे जुड़ेगा? ये जुड़ेगा किससे? ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 आपस में जुड़ेंगे, उससे क्या बनेगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है। और फिर इसका सेम एंजाइम की प्रेजेंस में डिसोसिएशन होगा H प्लस प्लस HCO3 के फॉर्म में। और इसका 1% यही आरबीसी में रुक जाएगा। बाकी 60% HCO3 कहां जाएगा? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में इसका रिएक्शन किससे होगा? HCO3 प्लस NaCl से। उससे क्या बनेगा? NaHCO3 प्लस Cl-। और Cl- फिर कहां चला जाएगा? ये आरबीसी के अंदर चला जाएगा। दिस एंटायर इंसिडेंट इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिना, एंड इट टेक प्लेस इन लंग्स ओनली। टिश्यू में ये रिवर्स हो जाएगा। इतनी बातें हमें कुल मिलाकर पढ़नी थी, जिनको हमने पढ़ लिया है। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहला डिसऑर्डर कौन सा है? अस्थमा। अस्थमा में बेसिकली एलर्जी है और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल इसमें होता है। बेटा याद रखना, ये लंग्स में नहीं पहुंचता। और उससे क्या होगा? वीजिंग होगा और ब्रीदिंग में दिक्कत आएगी। दूसरा क्या है? एम्फीसीमा। ज्यादा सिगरेट पीने वालों को ये होता है। और ये एल्वेलाई का बॉल इसमें डैमेज हो जाता है, जिससे ब्रीदिंग में बहुत दिक्कत आती है और एनर्जी लेवल कम हो जाता है। और तीसरा ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसका कॉमन एग्जांपल है एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस। एस्बेस्टोसिस उन लोगों को होता है जो एस्बेस्टस यूनिवर्सिटी, एस्बेस्टस इंडस्ट्री या उससे किसी रिलेटेड बिजनेस में जॉब करते हैं। सिलिकोसिस उनको होता है जो सिलिका इंडस्ट्री में काम करते हैं। देखो, इन दोनों का और ऐसे और भी कई सारे बिजनेस है, उनका छोटा छोटा पार्टिकल कहाँ रहेगा? एयर में रहेगा।
और एयर के थ्रू ये कहा जाएगा लंग्स में, और ये क्या करेगा, लंग्स को सीवियर डैमेज करेगा, जिससे क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगा, चेस्ट पेन होगा, फीवर होगा, टाइट चेस्ट होगा, कफ होगा, रनी नोज होगा। और आसान सोल्यूशन क्या है, अगर माइनर मास्क को पहना जाए, कोरोना के टाइम जैसे हम पहनते थे, अगर ऐसे किसी मास्क को पहन लिया जाए तो आसानी से इसका सोल्यूशन किया जा सकता। गॉट इट माय पॉइंट बच्चों, ये बात समझ आ रही है? तो इतनी बातें हमें ब्रीदिंग में पढ़ना था, जिनको हमने पढ़ लिया है। सिंगल लेक्चर, सिंगल टॉपिक, ब्रीदिंग आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब मान लो कोई बच्चा बहुत ज्यादा आलसी है, वो इतना भी नहीं पढ़ना चाहता, तो कल के लेक्चर में इसका भी समराइज फॉर्म में रखूंगा, जो इससे भी कम समय में खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो बच्चों याद रखना, ऐसे ही हम करने वाले हैं। फरवरी मार्च में हम सिलेबस खत्म करेंगे, और फरवरी मार्च में हम सिलेबस खत्म करेंगे, और उसके बाद हम एक बार इसका रिवीजन भी करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। ओके, ऑल द बेस्ट।